नंबर 1 डिबेट शो की तरफ। जेएनयू में भारत माता की जय के उद्घोष से आखिर किसे परेशानी है? जिस जेएनयू में देश विरोधी नारे लगते थे, वहां पर अब राष्ट्रवाद के उद्घोष की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन इससे भी जो वामपंथी छात्र संगठन है, उन्हें आपत्ति है। दरअसल कल अष्टमी के दिन आरएसएस ने जेएनयू में पथ संचलन किया। आरएसएस हर साल दशहरे में 2 से 2 दिन पहले देश में इस कार्यक्रम का आयोजन करता आया है। हालांकि ये पहली बार है जब जेएनयू में आरएसएस ने पथ संचलन का कार्यक्रम किया और इसी कार्यक्रम को लेकर अब विवाद है। इस कार्यक्रम को लेकर वामपंथी छात्र संगठनों ने विरोध दर्ज कराया और जेएनयू के वीसी पर ही पक्षपात करने का आरोप लगा दिया। सवाल है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को भारत माता की जय के उद्घोष से इतनी परेशानी है क्या? आज इसी पर हम करेंगे बहस, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जेएनयू में आरएसएस का पथ संचलन, किसे टेंशन? जेएनयू में भारत माता की जय, एआईएसए को क्यों भय? राष्ट्रभक्ति का उद्घोष जेएनयू में क्यों मचा शोर? जिस जेएनयू में कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जैसे नारे लगते थे, जिस जेएनयू में भारत विरोधी नारे लिखे जाते थे, जिस जेएनयू में विवेकानंद की प्रतिमा का अपमान किया जाता था, अब इसी जेएनयू में भारत माता की जय का उद्घोष हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने दुर्गा अष्टमी के दिन पहली बार जेएनयू में पथ संचलन किया। आरएसएस स्वयंसेवकों ने चंद्रभागा छात्रावास से विवेकानंद प्रतिमा तक ये मार्च निकाला, जिसमें कई छात्र संगठनों ने हिस्सा लिया। लेकिन आरएसएस के इस कार्यक्रम पर लेफ्ट विंग के छात्र संगठनों ने आपत्ति जताई और विरोध दर्ज कराया। लेफ्ट स्टूडेंट विंग आयसा ने वीसी पर सवाल खड़े किए और उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। आयसा ने कहा कि आरएसएस के लिए वीसी का पक्षपात शर्मनाक है। पथ संचलन के लिए जेएनयू के नियम तोड़े, सभा के लिए प्रतिबंधित जगह पर पथ संचलन क्यों? जवाहरलाल यूनिवर्सिटी आरएसएस की शाखा नहीं है, देश की जनता के फंड से चलता है जेएनयू। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के 100 मीटर तक किसी भी तरीके का गैदरिंग अलाउड नहीं है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार अलग अलग स्टूडेंट्स के मुद्दों पे अगर वहाँ पे गैदरिंग हुआ है तो कोर्ट केसेस हुआ है स्टूडेंट्स पे, प्रॉक्टोरियल इंक्वायरीज आया है, फाइन्स आया है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री धूलीपुरी पंडित बोलती है कि उन्हें गर्व है आरएसएस के साथ उनका संबंध है, उसके कुछ दिन बाद कल आरएसएस का रैली होता है और उसी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पे उनका सभा होता है। ये दर्शाता है कि ये प्रशासन पूरी तरीके से आरएसएस द्वारा संचालित किया हुआ एक प्रशासन है। आरएसएस वैसे तो देश भर में दशहरे से पहले पथ संचलन का मार्च हर साल निकालता है, लेकिन जेएनयू में ये मार्च पहली बार निकाला गया, जिसने विवादों में रहने वाले जेएनयू में एक नए विवाद को हवा दे दी है। लेकिन सवाल है कि देश की जनता के फंड से चलने वाले जेएनयू में अगर भारत माता की जय के नारे लगे तो इससे आपत्ति क्यों? सवाल यह भी है कि क्या इस कार्यक्रम के लिए नियमों की अनदेखी की गई या फिर लेफ्ट छात्र विंग को विवाद का एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो जिस जेएनयू में टुकड़े टुकड़े होंगे भारत के, इस तरह की नारेबाजी होती थी, वहां पर एक अलग तस्वीर यहां पर जब बनती हुई नजर आ रही है, तो इस पर भी अब कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो चुकी है। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता निगत अब्बास इस समय जुड़ रहे हैं, अमित कुमार उपाध्यक्ष हैं एआईएसएफ के जेएनयू से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता प्रभात कुमार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी इस समय मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल अमित कुमार जी आप ही से करना चाह रही हूँ, आखिर ये क्या हो रहा है जेएनयू में? अगर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं तो आखिर क्यों आपत्ति हो रही है लोगों को? सभी वक्ताओं को नमस्कार। निवेदिता जी आपको भी नमस्कार। सबसे पहली बात जी। अच्छा नैना जी नमस्कार। मेरा ये कहना है कि भारत माता की जय से किसी को इनकार नहीं है, किसी को उससे विरोध नहीं है, ठीक है। हमारा ये कहना है कि यह जब आप ये कहते हैं कि यह इंस्टीट्यूशन, यह संस्था पब्लिक फंड से चलता है, पब्लिक के पैसों से चलता है, तो जो स्टूडेंट्स जिनका जो कंसर्न है, हमारा फीस संबंधित कंसर्न है, हॉस्टल के रिपेयरिंग से संबंधित मुद्दा है,
पानी से संबंधित मुद्दा है, तो उसी जगह पर उन छात्रों को इन मुद्दों को उठाने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती है? दूसरी बात जी, जितने ज्यादा जेएनयू से हंगामे की तस्वीरें आती होंगी उससे ज्यादा कहीं नहीं आती होंगी, और आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आवाज उठाने की इजाजत नहीं है। हम देखते हैं कि किस तरह से आए दिन कभी किसी तरह की नारेबाजी होती है। अगर उसी आप जिस शैक्षणिक संस्थान की बात कह रहे हैं भारत माता की जय के नारे लग गए तो इतनी आपत्ति हो गई? नहीं, भारत माता के नारे लगने से कोई हमें आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात की है कि क्या इस तरह के धार्मिक प्रदर्शन आज से पहले कभी अलाउ हुआ है? क्या ये दूसरे के लिए भी अलाउ किया जाएगा? हमारा ये कहना है कि भारत माता का मतलब रोजगार भी होता है। भारत माता का मतलब मुझे एक बात बताइए अमित कुमार, जब जेएनयू की दीवारों पर देश विरोधी नारे लगते हैं, वहां पर लिखे होते हैं, तब वहां पर किसी तरह से कोई छात्र संगठन आता है? मुझे एक बात बताइए, वहीं पर ही जब धर्म विशेष को लेकर नारे लगते हैं, भारत की संप्रभुता पर जिस तरह से प्रहार होता है, तब आपका कोई संगठन आता है आगे आवाज उठाने के लिए? नैना जी, एक चीज का मैं करेक्शन करना चाहूंगा। वाइस चांसलर मैडम ने शांति श्री धुल्लुपट्टी पंडित मैडम ने कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में कहा था कि कुछ एलिमेंट यहाँ उस तरह के हैं जो भारत माता के टुकड़े की बात करते हैं। आप सबको इसमें शामिल नहीं कर सकते। हमारा संगठन कभी संविधान के भारत के टुकड़े होने की बात नहीं करता है। ये अलग मसला है कि उस विवाद को आप कोर्ट में देखें, कोर्ट क्या निर्णय देता है, लेकिन भारत माता से हमें कोई बैर नहीं है। हमारा कहना यह है कि समानता होनी चाहिए। अगर आप भारत माता का नारा लगाने का वो करते हैं तो हमारा रोजगार, हमारा शिक्षा, हमारा तो जो उस पर बात कीजिए ना, उस पर बात कीजिए। आखिर क्यों इस तरह से जेएनयू को एक तरह से एक अलग तरह का अखाड़ा बना देते हैं, राजनीति का अखाड़ा बना देते हैं? वहां पर फ्रीडम फॉर कश्मीर के नारे लगाए जाते हैं, तब किसी की आवाज, तब किसी की कानों तक जू तक नहीं रेंगती। मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी एक बार निगत अब्बास से। निगत अब्बास, जिस तरह से बार बार इस बात पर जोर है कि जेएनयू जो है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, वहां पर भाई शिक्षा के अलावा सारी चीजें एक तरह से नजर आती है। हमने देखा कितने कई ऐसे खासतौर से कई ऐसे प्रबुद्ध जन हैं जो जेएनयू से ही पास आउट हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में सेवाएं दे रहे हैं, और उनकी भूमिकाएं किस तरह से रही हैं। वही इलाका, वही जमीन आज क्या बनती जा रही है? भारत माता की जय के नारों से उन्हें दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल नैना जी, और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिसको कहने में हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, अमित जी यहाँ पर बैठे हैं, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे के साथ साथ ही कहा जाता है भगवा जला दीजिए। भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, यानी पाकिस्तानी भाषा का प्रयोग किया जाता है। शर्जिल इमाम को, जीएन साई को आजाद करो, ये कहा जाता है। देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए कहा जाता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तब ये सब चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं, इनमें से कोई विरोधाभास नहीं करता है। आज सवाल ये है कि क्यों लगातार जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनती जा रही है जिसपे दीवारों पे स्लोगन जो थे, आप देखिए दिसंबर पिछले साल की ही बात है, किस प्रकार एंटी ब्राह्मण, वैश्य स्लोगन्स बने थे इन कम्युनिटीज की, किस प्रकार टिप्पणी करी गई थी और लिखा गया था साफ तौर पर जेएनयू के स्टूडेंट्स के द्वारा दीवारों पर कि जो भारत छोड़ने की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ दे, ब्राह्मण हम तुझसे बदला लेंगे, ब्राह्मण तेरा खून बहेगा। तब ये लोग नहीं कहते। एबीवीपी के छात्रों पे लगातार हमलेबाजी होती है। इतने ऐसे छात्र हैं जो घायल हो गए। पिछले साल की बात है, एम्स में एडमिट थे, लगातार आप सभी उसकी कवरेज कर रहे थे। चाहे महाराणा प्रताप सिंह हो या शिवाजी महाराज हो, उनकी मूर्तियों को ध्वस्त कर देना हो, लगातार इस प्रकार की चीजें होती आई हैं। देश विरोधी ताकतें वहां पर जुटाती आई हैं अपनी ताकतें, और वहां के छात्र वो समर्थन देते भी आए हैं, लेते भी आए हैं। आप मुझे बताइए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, विजयदशमी मनाना, ये कौन सा पाप है? हमने देखा है, और हमने तो देखा है कि किस तरह से भाई वहां पर तो भारत का जो नक्शा है उसी के साथ में कैसे खिलवाड़ कर दिया जाता है। अवधेश जी, मैं चाहूंगी जरा आप भी एक बार जल्दी से बता दीजिए कि हमेशा से इस तरह से परिपाटी रही है। ठीक है निगत, ठीक है निगत। अवधेश जी, जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसे संस्थानों में वहां पर भारत माता की जय के नारे लगते हैं तो दिक्कत हो जाती है, ऐसा कहीं और देखा है क्या? देखिए, जेएनयू में मैं तो 3 दशक से ज्यादा से जा रहा हूँ। मैंने वहाँ हमारे अनेक कार्यक्रम हुए हैं, अलग अलग विभागों में भाषण दिया हूँ। मैंने विरोध भी देखा है, समर्थन भी देखा है। क्योंकि ये छात्रों का संगठन है, इसलिए बड़ी राजनीति में मैं इसको नहीं ले जाऊंगा। लेकिन अमित जी जो बात कर रहे हैं
है उसमें सच्चाई का एक अंश भी नहीं है। मूल बात यह था कि अभी तक जेएनयू को भारत में एक ऐसा टापू बनाकर रखने की कोशिश की जो शायद लेनिनग्राद बन जाए या जो पिकिंग बन जाए, बीजिंग में ऐसे कोशिश थी। उसमें है कि आरएसएस और बाकी कैसे प्रवेश कर गए हैं, तो जो उसके प्रवेश से समस्या, ये लोकतांत्रिकता नहीं है। तो ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने, क्या एक पथ संचलन से, भारत माता की जय में विजयादशमी लगाने से, क्या जेएनयू के क्यूरिकुलम पर चाहे रोजगार बेरोजगारी पर, ये सब समस्याओं पर उसका कोई असर होने वाला है क्या, जो ये आवाज उठा रहे हैं? तो ये तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली बात हुई है। निगत ने एक सवाल उठाया, उठा लीजिएगा उंगली, कोई बात नहीं है, मैं और भी आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं ना। अरे छात्रों से संवाद मैं कर रहा हूं, मैं किसी बड़े नेता से नहीं कर रहा हूं। लोकतांत्रिकता का अर्थ है कि वैचारिक रूप से विरोध असहमति जताते हुए भी वो अपना कार्यक्रम बेहतर तरीके से कर सके, उसमें सहयोग करना। हम लोगों ने अपने जीवन में यही किया है किसी से वैचारिक रहने पर। जेएनयू का एक वातावरण इतना आतंककारी था जिसमें महिषासुर को के पक्ष में जो है नारे लगते हैं, पर्चे बांटे गए थे, वही ना कह रहे हैं, जिसमें इस पूरे नवरात्रा में मीट खाओ और मछली खाओ और शराब की पार्टियों करके, तो उसका विरोध भी तो करना चाहिए था। मेरा देखिए, विजयादशमी के दिन हमारे देश में सीमोल्लंघन की, शस्त्र पूजन की, वीरता प्रदर्शन की लंबे समय से परंपरा रही है, क्योंकि देवी दुर्गा को शौर्य का एक प्रतीक माना गया जिसने दुष्टों का दमन किया है। लेकिन हमने तो वो एक परंपरा को जागृत करना, इसलिए जेएनयू के वो लोगों को अखर रहा है कि वो भारतीय में, यहाँ की संस्कृति सभ्यता में, यहाँ की धार्मिकता में उनको लगता था कि ये सब पोंगापंथी पिछड़ापन है। ये वही जेएनयू है जहां पर ब्राह्मण भारत छोड़ो तक के नारे लगे हुए थे। समय लोग सड़क पर नहीं उतरे, बिल्कुल, और जब भारत तेरे टुकड़े किए हुए उसके विरोध में नहीं उतरे। बिल्कुल, और हमने देखा किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का यहाँ पर जमकर अपमान होता रहा। ऐसे कई बहुत ढेर सारे हैं, कितने ढेर सारे हमने मौके देखे विवादों के। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, उसके बाद में प्रभात जी और मोहम्मद अली शाह का मैं रुक करूंगी बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी चर्चा लगातार जारी है। जेएनयू में कल आरएसएस का पथ संचलन हुआ, जेएनयू परिसर में भारत माता की जय के नारे लगे और उसके बाद से यहाँ पर मौजूद तमाम इस तरह के स्टूडेंट लीडर्स हैं, इस तरह के छात्र संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। वो जेएनयू जहां पर लगातार इस तरह के कई विवादास्पद बयान सामने आए हैं, वही जेएनयू जहां से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही गई है। चर्चा लगातार जारी है। मेरे साथ में प्रभात कुमार जी हैं जो कि कांग्रेस लीडर हैं और जेएनयू के पूर्व छात्र भी रहे हैं। प्रभात जी, बार बार कहा जाता है कि जेएनयू की जब जब चर्चा हुई, मेरे पास में एक लंबी फहरिस्त है विवादों की, जब जब चर्चा हुई हमेशा एक नया विवाद सामने आया। अब अगर एक अलग वातावरण बनाने की कोशिश की गई थी, उस जेएनयू में भारत माता की जय के उद्घोष से लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर हिंदुस्तान में भारत माता की जय के नारे नहीं लगेंगे तो कहां जाएगा व्यक्ति? नैना जी, भारत माता की जय पर आप जो ये प्रायोजित एजेंडा चला रही हो, सवाल भारत माता की जय को लेकर के विरोध नहीं। सुन लो, आपने पूछ लिया ना, अब बोलने दो। मैं इतनी देर से चुप था, पूरे तक चुप रहा। तरीके से बात करेंगे प्रभात जी, तरीके से आपसे सवाल पूछूंगी। 52 वर्षों तक सभ्य आदमी, किसी के आप कह के कहा जा रहा है, तो हिंदी की भाषा आप है, आप कह के बात करिए, आप अपनी मत रखने के लिए स्वतंत्र है। सुनिए, अगर तरीके से बात करेंगे तो मैं आपको चर्चा में शामिल करूंगी, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। किसी का मत का विरोध करिए, और भी कोई महिला एंकर हैं, थोड़ा ढंग से बात नहीं, मैं बोल रही हूँ कोई भी आपके साथ में, कोई ना कोई भी, प्लीज बोलिए अपनी बात। 52 वर्षों से, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा था कि 52 वर्षों तक जिस संगठन ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, उसको आप राष्ट्रवादी घोषित कर रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा। और ये प्रश्न मैं खड़े कर रहा हूं, आप नैना जी एक बार सोचिएगा। दूसरी बात ना, अवधेश भैया, मैंने आपके बीच बाद में मेरी बात को आप कर लीजिएगा जितना करना है। दूसरी बात, अवधेश भैया कह रहे थे परंपराओं की बात। हम उस देश में पैदा लिए हैं जहां पर ऐसी बातें बोलने पर महर्षि चाणक्य को महर्षि कहा गया, जब वो कहते हैं कि जीवम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लिप्त्वा घृतम पिबेत। पूर्णतः विपरीत विचारधारा के होते हुए हमने उनको महर्षि कहा। ये हमारी परंपरा है। हमारी परंपरा में अवधेश भैया को पता होगा, शायद किस कारण से नहीं बोल रहे हैं मुझे नहीं पता,
कि मदिरा और मांस भी बलि प्रदान की भी प्रथा है हमारे यहाँ। ये कह रहे हैं कि नवरात्रा में, इसीलिए प्रभात कुमार जी बीफ और पोक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जेएनयू में, इसीलिए रामनवमी के वक्त जानबूझ के वहां पर मीट का आयोजन किया जाता है, इस तरह से मीट पार्टी का आयोजन किया जाता है। नहीं, इसीलिए जेएनयू में महिषासुर मुद्दे पर मारपीट तक की बात आ जाती है, छात्र नेता उससे जुड़े हुए वहां पर पर्चे बांटते हैं। इस तरह की लंबी फहरिस्त है मेरे पास में, लंबी फहरिस्त है। प्लीज आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालें प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं कोई शब्द आपके मुंह में नहीं डाल रही हूँ, आप इस बात को समझिए, ये विवादों की तस्वीरें हैं, जो विवाद लगातार होते आए, और आप ये समझिए कि अगर एक तरह से अभी तक लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती रही है, मैं तो ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर भारत माता की जय के नारे लग जाते हैं तो क्यों आखिर आपत्ति है? बिल्कुल लगना चाहिए। भारत में भारत माता की जय के नारे नहीं लगेंगे तो और कहां लगेंगे, ये बताओ आप। सवाल इस बात का है ही नहीं। मैं कह रहा हूं सत्ता द्वारा प्रायोजित है ये, और उसी चीज को हमारी आज की मीडिया भी बनाती चली जा रही है। मेरा विरोध सिर्फ इस बात से है, भारत माता की जैसे किसी का विरोध नहीं हो सकता। आपसे सवाल पूछो तो आपको सीधे मीडिया दोषी लगती है। ठीक है, मैं इसका जल्दी से जवाब निगत से लेती हूँ। मुझे एक स्पष्टीकरण, नहीं, एक स्पष्टीकरण कि जब देश में 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई तो आरएसएस के हेड ने सभी शाखाओं पर अनुमति दी कि तिरंगा फहराया जाए, और सभी शाखाओं पर तिरंगे फहराए गए। इसलिए ये जो और बहुत सारे तिरंगे की कहानी है, ये जो एक झूठ देश में है, किसी संगठन का उसके तथ्यों के आधार पर विरोध होना चाहिए वैचारिक, जो तथ्य नहीं है वो बोला जाता है। ठीक है, निगत सत्ता प्रायोजित कार्यक्रम ये आयोजित किया गया था, जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए 20 सेकंड में प्लीज। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को फहराया गया, ये फैक्ट है। 15 अगस्त 1947 को विभाजन के बावजूद झंडे फहराए गए। प्लीज, फिर मैं मोहम्मद अली जी का रुख करूंगी। निगत अब्बास, सत्ता प्रायोजित ये पूरा कार्यक्रम था। ठीक है, प्लीज प्रभात जी, आपने आरोप लगाया, सुनिए। आप पढ़े लिखे आदमी है, पढ़ाई ले, जो फैक्ट है वही मैं बोला हूं, उसको मान लीजिए और आगे से उसी अनुसार डिबेट करिए। निगत अब्बास, 1929 में टू नेशन थ्योरी आप ही ने दिया था। अरे भाई, कहां से आपने सब 1929 में टू नेशन थ्योरी आ गई? इस पर भी चर्चा करें, लेकिन निगत अब्बास, सत्ता प्रायोजित सीधे सीधे इस कार्यक्रम को एक तरह से बनाने की बात कही जा रही है, 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। नैना जी, जब मैंने अपने फर्स्ट सेगमेंट की शुरुआत करी थी, मैंने एक अहम बात करी थी कि जेएनयू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनता जा रहा है जहां पे देश विरोधी ताकतों का इस्तेमाल करके वहां पर देश विरोधी स्लोगन्स भी लगाए जाते हैं और कार्यक्रम भी ऐसे बनाए जाते हैं। जब मैं देश विरोधी ताकतों का बात करती हूँ, अब मुझे कहना पड़ रहा है कि माफ करिएगा, पर कांग्रेस पार्टी देश विरोधी ताकतों में से एक हो गई है, क्योंकि किस प्रकार जैसे हमने पहले और पूरे देश ने देखा, सिर्फ मैं और आप नहीं यहाँ पर बोल रहे हैं। 9 वर्षों से आपकी सरकार क्या कर रही है? जब वहां देश विरोधी ताकतें हैं, देश की राजधानी में देश विरोधी ताकतें अगर पनप रही है तो सरकार क्या कर रही है? नैना जी, आपको याद होगा जब रामनवमी मनाई गई थी और वहां पर छात्रों ने मनाई थी एबीवीपी के, तो लगातार किस प्रकार पत्थरबाजी करी गई थी जेएनयू के छात्रों की तरफ से। मैं नहीं कह रही सभी छात्र ऐसे, पर कुछ संगठन आज भी वहां पर ऐसे हैं जो मेजर मोहम्मद अली शाह का मैं रुख कर लेती हूँ। समर्थन करती है। सर, जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए, ये किस तरह की विचारधारा शैक्षणिक संस्थान में हमेशा उपजती रही है? अगर वहां पर इस तरह का कोई आयोजन होता है तो क्या इस पर आपत्ति होनी चाहिए? ये किस तरह से एक अलग विचारधारा उत्पन्न हो रही है यहाँ पे? जोड़ करके मत चलिए। हमारी निखत बहन अभी जो कह रही है, तो क्या मानती हो आप? एस जयशंकर। ठीक है, प्रभात कुमार सुनिए जरा, मेजर मोहम्मद अली शाह। मैं ऐसी बेइज्जती करूंगा, जो मेरे ऊपर बोलेगा मैं उसकी बहुत बेइज्जती करूंगा यहाँ पे लाइव। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में, ये सब लोग कान खोल के समझ लो और खूब जान लो और समझ लो इस बात को। देखिए, बात ऐसी है कि भारत माँ के नारे लगने चाहिए हिंदुस्तान में, हर जगह लगने चाहिए, गूंजने चाहिए। और बिल्कुल ये देशभक्ति की बात होती है और हर हम सब में है देशभक्ति, और किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि सर्टिफिकेट दे किसी को कि आप देशभक्त हो और आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जो रहते हैं, हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, हम सब देशभक्त हैं, सबके साथ। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी पेट्रियोटिज्म स्लीव्स पे पहनने की और दिखाने की कि हम देशभक्त हैं। ये बात फैक्ट है, हम सब देशभक्त हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं सुना एक महिला को ये बोलते हुए कि बहुत टाइम से जेएनयू में देशद्रोही के नारे लगे थे। भाई, क्या कल यहाँ पे आरएसएस की मार्च लगी, कैसे ये कह सकती है कि आरएसएस भी देशद्रोही है? नहीं है। कैसे कह सकती है कि ये कोई और संगठन देशद्रोही है? पता नहीं कौन महिला थी, मैं सुन रहा था यहाँ पे। देखिए,
पूरा हक बनता है। पहली बात तो यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने आते हैं, पहली बात तो ये है। चलिए मैं तो कह रहा हूँ अगर पॉलिटिक्स भी हो रही है तो ठीक है, जहां पे एक तरफ लेफ्ट की पॉलिटिक्स हो वहां पे राइट की पॉलिटिक्स भी कोई इतराज नहीं है, फेयर एंड स्क्वायर। अब बात करते हैं कि जो मीडिया एक नैरेटिव चलाती है कि जहां पे ये वही जेएनयू है जहां पे भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगते थे। मैं नहीं मानता कि कहीं पे भी ऐसे टुकड़े लग सकते हैं। ये कोर्ट तय करेगा, ये लॉ तय करेगा, ये कानून तय करेगा। मोहम्मद अली शाह ये वही जेएनयू है, वो बात मैंने कही, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। क्या करेंगे? कोर्ट सजा देगी। ये वो जेएनयू है जहां पर अफजल गुरु और याकूब मेमन कौन था उसकी फांसी पर विरोध होता है। अरे सभाएं हुई है भाई, अफजल गुरु के फांसी के विरुद्ध अनेक सभाएं हुई है, वहाँ बाकायदा सभाएं होती है, लगातार सभाएं हुई हैं। आप ये बात कह रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है सर। वीडियो जो है वो देखिए, न्यायालय जो है उसमें दोषी का फैसला करेगा। जनता का, मीडिया का, राजनीतिक पार्टियों का जो दिख रहा है वो मुद्दे उठाने का अधिकार है। मोहम्मद अली शाह आपने कहा कि भाई ये जो नारे लगे थे, ये फैक्ट है, पूरे देश दुनिया ने देखा है, वो उठाया गया, उठाया जाएगा। के लिए आते हैं बोले अभी आपके सामने, हमको कोई आपत्ति नहीं है भारत माता की जय लगाने से। यहाँ पे आपके सामने बोले, आपने बोला, इन्होंने तो नहीं बोला, ये आपने बोला, तो यानी कि इसे क्या साबित होता है? इसे ये साबित होता है कि मीडिया का नैरेटिव है ये दिखाने के लिए। यानी कि आप अपनी आंखों को बंद रखिए मेजर मोहम्मद अली शाह, और जिस तरह से जो तमाम वीडियोस घटनाएं होती हैं आप बस वही देखेंगे एक चश्मे से जो आपको नजर आएगा। अब अगर नैरेटिव आप जैसे लोगों ने बनाया है, अब आप जवाब नहीं, देखिए मीडिया को भी देश में नैरेटिव बनाने का पूरा अधिकार है, और नैरेटिव अगर फैक्ट पर नहीं है तो आप बोलिए। अगर देश में देश विरोधी नारे लगेंगे, देश में महिषासुर मर्दिनी को नाम लेके महिमा मंडन होगा, 20 पार्टियां होंगी, तो मीडिया मुद्दा बनाएगी, मीडिया मुद्दा बनाएगी। मीडिया का काम है देश के हित में बात करना, पहली बात। दूसरी बात के मीडिया का मुद्दा नहीं है केवल, पूछना भी मीडिया का काम है। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह, अगर मीडिया वही आपसे सवाल पूछ लेता है एंटी में तो दिक्कत हो जाती है। मैंने आपसे बहुत साधारण सी बात पूछी कि किस तरह का ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, भारत माता का नारा आपको इससे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो समझ भी नहीं पाए। निगत ने जो कहा था उसका वो अर्थ नहीं था जो उन्होंने बोल दिया है, उसने ऐसा कहा ही नहीं था। नहीं अवधेश जी, लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि समझेंगे वही और देखेंगे भी वही, वो जिस एक चश्मे से देखना चाहते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी देशद्रोही नारे लगे उनकी यहाँ पे भी, अरे कहीं पर क्या जेएनयू में देशद्रोही नारे लगे? आप कह रहे हो कहीं पर लगे? आप कितने दिन जेएनयू में गए हैं? हम लोग जेएनयू में जाते रहे, वहां नारे सामान्य थे, एक बार वीडियो आ गया तो देख लिया। इस प्रकार के नारे वहां 2006 के पहले से लगते रहे हैं, पता है कि वहां लगातार नारे लगते रहे हैं। अफजल के पक्ष में सभाएं होती रही हैं, जो इफ्तिखार गिलाने, जो संसद के अभियुक्त थे उनके पक्ष में सभाएं होती रही हैं वहां जेएनयू में। आप गए नहीं है बिना जाने, और मीडिया क्या हवा में काम करती है कि मीडिया ने उसको देखा है, रिपोर्टिंग किया है, तब वो इशू बना है। ठीक है सर, मीडिया को तो सबसे सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। निगत कुछ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला हम नहीं करेंगे, कौन तय करेगा? नैना जी, मोहम्मद भाई का टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगा कि अभी उन्हें विजुअल्स नहीं दिख रहे, पर मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों सिलेक्टिव लिसनिंग भी करते हैं और सिलेक्टिव विजुअल्स भी देखते हैं। इनके लिए थोड़े विजुअल्स चला दीजिए, घर जाकर यूट्यूब से निकाल कर देख लेंगे कि किस प्रकार वहां पर ब्राह्मण विरोधी और वैश्य समाज के विरोधी नारे भी लगे थे, और दीवारों पर लिखा गया था कि ब्राह्मणों तुम्हारा खून बहाया जाएगा, ब्राह्मणों तुम्हें भारत से निकाल दिया जाएगा। प्रभात कुमार, मुझे एक बात बताइए, आप तो यहाँ के स्टूडेंट हैं, आप मुझे बताइए क्या अफजल गुरु या फिर याकूब मेमन के पक्ष में यहाँ पर सभाएं नहीं होती? मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर क्या बीफ और पोर्क फेस्टिवल का आयोजन नहीं होता? रामनवमी पर क्या यहाँ पर विशेष तौर से एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए आयोजन नहीं होते? नैना जी, मैं अपनी बात प्रभात कुमार, सिख समुदाय से हो चाहे क्रिश्चियन समुदाय से हो, ठीक है प्रभात कुमार, तो मैं ठीक है प्रभात कुमार से जवाब ले रही हूँ। प्रभात कुमार, के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना एक्सेप्टेबल नहीं। नैना जी, अवधेश भाई को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और आज उनकी स्पष्टवादिता देख करके दिल बाग बाग हो गया। बिल्कुल ठीक बोला है बड़े भाई ने मेरे। ये जो सारा नैरेटिव सेट करने का खेल है ना, वो सरकार द्वारा प्रायोजित है। मैं भी तो यही कह रहा था, मैंने कब कह दिया? मेरी बात तो बड़ी किया अवधेश भाई ने, तो मैं तो दिल से धन्यवाद देता हूं।
हूं अपने बड़े भाई का कि इन्होंने मेरी बात मेजर मोहम्मद अली शाह सुन तो लीजिए, जरा दूसरों की भी बात सुन लीजिए प्लीज। आपने शुरुआत में पहले बहुत अच्छे से कहा कि कोई कुछ बोलेगा तो मैं जवाब दूंगा, जरा सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। उनके मीडिया से दिखाएगी ना ये एक पर्टिकुलर कोई भी अरे मेजर साहब कोई और बोल रहा है तो सुनना ही नहीं चाहते। अमित कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित प्लीज 20 सेकंड में बात कीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं निखात जी से पूछ रहा हूं और अवधेश सर से पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है ब्राह्मणों के खिलाफ वो लिखा गया, उसके पक्ष में कोई, उसके विपक्ष में कोई वो नहीं लगा, लेकिन ये कौन तय करेगा, कौन पकड़ेगा, किसको जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जिम्मेवार ठहराया, किसने लिखा था, क्या किसी को जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने पकड़ा, अगर पकड़ा तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम तय करेंगे, आप तय करेंगे कि ये कानून प्रशासन तय करेगा? आखिर आज तक ये सच्चाई क्यों नहीं सामने आई? आप केवल आरोप लगा रहे हैं कि वामपंथी संगठनों का ये काम है, दूसरे विपक्षी संगठनों का काम है। कहां है आपके पास साक्ष्य इस बात का कि वामपंथी संगठनों ने ब्राह्मणों को देश निकाला करने का बात किया? और ये कौन तय करेगा? वीडियोस है अमित कुमार जी, आप तो वहाँ की स्टूडेंट दोषी को पूछ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग बार बार इन सबूतों की बात करते हैं, दोषियों की अगर बात करते हैं तो मामले ऑलरेडी हैं, मामले ऑलरेडी पेंडिंग है। देखिए बार बार हम इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन अभी तो बार बार सवाल यही कि एक बार फिर से अगर जेएनयू में इस तरह से कोई अगर अलग पहल होती है तो क्यों आपत्ति होती है? आखिर किन लोगों को पेट में दर्द होता है? इस चर्चा में आप सभी मेरे साथ शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक।